Hello students, Namaskar. Students, in yesterday class, we studied about inequalities and constitutional provisions to safeguard them. कल के क्लास में हमने असमानता और संवैधानिक प्रावधान को पढ़े थे वंचित वर्ग के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए. एंड नाउ वी हैव टू स्टार्ट आवर रूरल कम्युनिटी. आज हमें क्या पढ़ना है? हमें अपने ग्रामीण समुदाय के बारे में पढ़ना है. बट स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द टुडेज टॉपिक वी हैव टू ऑल्सो स्टडी द रेस्ट पार्ट ऑफ यस्टरडे टॉपिक. डू यू नो? हम लोगों को आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले क्या पढ़ना है? कल का जो बचा हुआ पार्ट रह गया था, डू यू नो, उसे पढ़ना है. सो लेट्स सी. स्वामी दयानंद सरस्वती, ए ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, ट्रेवल्ड वाइडली अक्रॉस द कंट्री. स्वामी दयानंद सरस्वती एक महान समाज सुधारक थे जिन्होंने कंट्री के बहुत बड़े हिस्से में यात्रा किया. कंट्री के बहुत बृहद क्षेत्रों में उन्होंने यात्रा किया. हिज मेन मिशन वॉज टू इनलाइटन द पीपुल. उनका मेन मिशन जो था वो लोगों के जीवन में प्रकाश लाना, लोगों को अवेयर करना. अराउज द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना को लाना, राष्ट्रवाद की फीलिंग को लाना. एंड ब्रिंग अवेयरनेस अबाउट इक्वलिटी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, और लोगों प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान और समानता के बारे में जागरूकता लाना, लोगों को जागरूक करना अपने सम्मान और अपनी समानता के बारे में. ये उनका मेन मिशन था. किनका? स्वामी दयानंद सरस्वती का. ही वॉज टोटली अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम. वो पूर्ण रूपेण पूरी तरह से जाति प्रथा के विरोध में थे. द रूट काउज ऑफ सोशल इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. क्या चीज़ रूट काउज था सोशल इनइक्वलिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशन का? ये कास्ट सिस्टम. यही जड़ है, जो रूट काउज था, जड़ था कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा. किस चीज़ का? सोशल इनइक्वलिटीज, सामाजिक असमानता और डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का भारतीय समाज में. तो उसको ख़त्म करने के लिए वो पूरी तरह से प्रेरित रहते थे, उसके विरोध में थे. किस चीज़ के विरोध में थे? कास्ट सिस्टम के विरोध में थे, जो कि वही जड़ था समाज में असमानता लाने के लिए और समाज में भेदभाव उत्पन्न करने के लिए. अकॉर्डिंग टू हिम ऑल आर बॉर्न इक्वल. उनके अनुसार सभी लोग बराबर रूप से जन्म लिए हैं. सो देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी बेसिस. इसलिए किसी भी आधार पे लोगों के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए. ही स्ट्रांगली एडवोकेटेड द कॉज ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल. उन्होंने बड़ी मजबूती से वकालत किया. किस चीज़ के लिए? सभी लोगों की शिक्षा के लिए, और शिक्षा से जुड़ी कारणों पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया. खास करके किन लोगों पर विशेष ध्यान था शिक्षा के लिए उनका? फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वोमेन, महिलाओं की उन्नति के लिए. एंड डाउन ट्रोडन, कल बताए थे दलितों की उन्नति के लिए, दलितों की शिक्षा के लिए. और उनकी शिक्षा में क्या कारण है कि वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, इन सब चीज़ों का बहुत ही जोरदार उन्होंने वकालत किया था. नाउ स्टूडेंट्स, लेट टुडे मूव टुवर्ड आवर रूरल कम्युनिटी. अब हम लोग अपने ग्रामीण कम्युनिटी की ओर बढ़ना है. आज देखते हैं ग्रामीण कम्युनिटी पढ़ते हैं. सो स्टूडेंट्स, इंडिया इज़ मेनली ए लैंड ऑफ विलेज. भारत जो है वो खास करके क्या है? वो गाँवों का देश है, गाँवों की भूमि है. 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री. ये 2/3 लिखता है, मीन 66% जो पॉपुलेशन है ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री लिव्स इन विलेज. कहाँ रहती है? गाँवों में रहती है. कितनी परसेंट जनसंख्या? 2/3 मीन्स 66% जो पॉपुलेशन है, टोटल हमारी कंट्री के पॉपुलेशन का 66% जो है वो गाँवों में रहती है. दिस विलेज रिप्रेजेंट आवर रूरल कम्युनिटी. ये गांव जो है वो हमारी ग्रामीण समुदाय को प्रदर्शित करती है. रिप्रेजेंट मीन्स प्रदर्शित करना. मोस्ट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर एज देयर मीन्स ऑफ लिवलीहुड. अधिकांशतः गांव के निवासी जो हैं वो क्या चीज़ पे डिपेंड करते हैं? एग्रीकल्चर पे. और एग्रीकल्चर उनका क्या है? उनका जीविका. लिवलीहुड मीन्स जीविका का मुख्य साधन है. देयर मीन्स ऑफ लिवलीहुड. एग्रीकल्चर उनकी जीविका का मुख्य साधन है.
आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, इंडिया हैज़ मेड ट्रमेंडियस प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पावर जनरेशन एंड अदर रिसोर्सेज। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इंडिया ने अपार उन्नति की, ट्रमेंडियस प्रोग्रेस मीन्स अपार उन्नति की, किस चीज़ में? इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, पावर जनरेशन, बिजली उत्पादन में, एंड अदर रिसोर्सेज जैसे रोड ले लीजिए, ट्रांसपोर्ट ले लीजिए, टेक्नोलॉजी ले लीजिए, एजुकेशन ले लीजिए, एजुकेशन सिस्टम ले लीजिए, ये बहुत सारे फील्ड में इन्होंने बहुत ज़्यादा उन्नति की है। किसने? इंडिया ने, हमारी कंट्री ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, चूँकि स्वतंत्रता के पहले तो अंग्रेज़ों का राज था, वो हमें एक्सप्लॉइट करके रखते थे, दबा करके रखते थे। द इम्पैक्ट ऑफ दिस डेवलपमेंट कैन बी सीन इन द विलेज। और ये सब जो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पावर जनरेशन, रोड, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन सिस्टम, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों का प्रभाव आप गाँव में भी देख सकते हैं। गाँव में भी इसका प्रभाव पड़ा है। आपके बुक में एक पिक्चर भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। नीचे पिक्चर हम दिखाएंगे कि कैसे हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी, बिजली का उत्पादन, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ये सब चीज़ों में जो उन्नति हुआ है उसका क्या असर गाँव में है, वो भी हम नीचे पिक्चर में देखेंगे। द इम्पैक्ट ऑफ दिस आगे, मोस्ट ऑफ द विलेज आर नाउ लिंक्ड टू द सिटीज़ बाई रोड और रेलवेज। अधिकांशतः जो गाँव हैं हमारे, वो क्या चीज़ से लिंक्ड हैं? रोड से। रोड तो मैक्सिमम गाँव में रोड है, लेकिन रेलवेज, कुछ गांव जो हैं वो रेलवेज से भी इंटरलिंक्ड हैं। आगे हम देखते हैं। देखिए ये पिक्चर, देखिए अभी आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, देखिए ये बिजली का कनेक्शन आप देख रहे हैं, ये गांव में जुड़ा हुआ है हर तरफ, ये बिजली आप देख रहे हैं। उसके अलावा गांव में और तरह तरह की सुविधाएं, जैसे ये रोड देखिए, ये रोड यहाँ पे आपको नीचे रोड दिखाई दे रहा है। सब गांव के लोग जो हैं सुविधापूर्वक आराम से, चाहे बरसात का दिन हो या कुछ भी, आराम से इस पे चल, कहीं पानी का जमाव दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरह से गांव में भी इंडिया में होने वाले जो प्रोग्रेस हुए हैं उसका प्रभाव इंडिया के गाँव में भी देखने को मिलता है। नाउ स्टूडेंट्स, द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड द रूरल लाइफ। इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज़ है वो ग्रामीण जीवन को क्या किया है? रिवोल्यूशनाइज लिखा है। क्रांति, क्रांति का मतलब यहाँ लड़ाई झगड़ा से नहीं है। क्रांति का मतलब कि बहुत ही तीव्र गति से सुख सुविधाओं में परिवर्तन आना, तेज गति से सुख सुविधाओं का आना, तो उसको हम लोग रिवॉल्यूशन कहते हैं। किसी भी चीज़ों में तीव्र गति से परिवर्तन आना, उसको हम लोग रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग से गांव के जीवन में बहुत ही तीव्र गति से परिवर्तन आया है कि नहीं? अभी गांव में क्या नहीं है? हर घर में, लगभग घरों में रेफ्रिजरेटर देखने को मिलता है, लगभग घरों में कूलर, टीवी, फैन, ये सब चीज़ें, बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो सब देखने को मिल जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी। टेलीविज़न, जैसे कि आप देखिए एग्जांपल दिया है, टेलीविज़न, रेडियो, टेलीफोन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ होम अप्लायंस। अप्लायंस का मतलब उपकरण होता है। बहुत सारे घर में उपयोग होने वाले बहुत सारे उपकरण देखने को मिल जाते हैं। अभी हमने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान। और कॉमन इन रूरल एरियाज ऑल्सो, ये ग्रामीण क्षेत्रों में इसको भी कॉमन बता रहा है, ये नहीं कि बहुत इक्के दुक्के घर में, अधिकांशतः घरों में ये सब चीज़ें पाए जाते हैं। न्यू एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, नए जो कृषि के साधन हैं, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स का मतलब हुआ कृषि के साधन। फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स मीन्स उर्वरक होता है, खाद जिसको बोलते हैं गांव के क्षेत्रों में। एंड फाइनेंस, फाइनेंस का मतलब वित्तीय व्यवस्था। अब हम इसको अच्छे से समझते हैं, पहले पूरे लाइन को पढ़ लेते हैं तब अच्छे से समझाती हूँ। लिखा है कि न्यू एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, फर्टिलाइजर्स एंड फाइनेंस आर इजली अवेलेबल। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के साधन भी आराम से मिलते हैं, खाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में मिलते हैं। फाइनेंस कह रहा है, गांव में आप देखते हैं कि बैंक वगैरह भी मिलता है, उस बैंक के थ्रू किसानों को कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया जाता है। उसके अलावा किसानों को सब्सिडी रेट यानी कि कम रेट पे खेतों में जो फसल उगाने वाला सीड्स होता है, सब्सिडी रेट पे सीड्स यानी बीज दिया जाता है। और फर्टिलाइजर्स भी कम रेट पे प्रोवाइड किया जाता है। उस बैंक के द्वारा ये सब सुविधाएं प्रदान की जाती है। और भी कई ऐसे संस्था हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा किसानों को सुविधा प्रोवाइड की जाती है।
तो आर इजली अवेलेबल, ये सब आसानी से गाँव में भी उपलब्ध है। दिस हैव हेल्प द फार्मर्स टू यूजर ग्रीन रिवॉल्यूशन। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो ऊपर जितने चीज़ हैं, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, फाइनेंस वगैरह हो गए, ये सब चीज़ जो है वो फार्मर्स को ग्रीन रिवॉल्यूशन को, यूजर मीन्स प्रारंभ करना होता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन को प्रारंभ करने में मदद किया है इन द कंट्री, हमारे कंट्री में। ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स और फर्टिलाइजर्स, उसके बाद फाइनेंस और कई तरह की सुविधाएं जो एग्जाम्पल में हमने आपको बताया, ये सब हमारे कंट्री में ग्रीन रिवॉल्यूशन को लाने में मदद किया है, प्रारंभ करने में मदद किया है। इट हैज़ चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। अब ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से लोगों का जो लाइफ स्टाइल, रूरल पॉपुलेशन जो ग्रामीण जनसंख्या है, उनका लाइफ स्टाइल, जीने का ढंग क्या हो गया, चेंज्ड, परिवर्तित हो गया। अब कैसे परिवर्तित हो गया इसको समझेंगे। ग्रीन रिवॉल्यूशन से जब सब सुविधाएं किसानों को मिलने लगी तो गांव में रहने वाले जो किसान थे वो अपने खेतों में, अपने प्लॉइंग फील्ड में फसलों को अधिक उगाने लगे, उपज अधिक होने लगी। जब उपज अधिक होने लगी तो बाज़ार में उनके पैसे अधिक मिलने लगे, और जब लोगों के पास पैसा अधिक हो जाता है, जब लोग प्रॉस्पेरस, समृद्ध यानी रिच हो जाता है, अमीर हो जाता है, तो लाइफ स्टाइल भी उनका बदल ही जाता है। तो इस तरह से ग्रीन रिवॉल्यूशन रूरल पॉपुलेशन के लाइफ स्टाइल को चेंज कर दिया। द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, अभी देखें हम गांव में देखते हैं बहुत सारे कंस्ट्रक्शन मीन्स जो बनता है ईंट कंक्रीट से, जो बिल्डिंग वगैरह बनता है, जो वॉल बनता है, दीवार बनता है, रोड या जो भी बनते हैं ईंट कंक्रीट सीमेंट वगैरह से, तो वो कंस्ट्रक्शन वर्क में ही आते हैं। तो द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स का नाम आपने सुना होगा या देखा भी होगा। ब्रिज, कुछ गांव जो है नदी के उस पार बसे होते हैं जिनका आने जाने का साधन नहीं होता, उन नदियों पे ब्रिज बनाया जाता है। स्कूल्स जो बिल्कुल इंटीरियर पार्ट होता है, शहर से काफ़ी दूर जो गांव होता है, उन गांव में स्कूल भी, एंड कम्युनिटी सेंटर, सामुदायिक भवन भी आपके गांव में होगा, जिसमें गांव में रहने वाली जनसंख्या की सुख सुविधाओं पर ध्यान दिया जाता है। तो द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, ब्रिज, स्कूल एंड कम्युनिटी सेंटर हैव इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन रूरल एरियाज। ये सब चीज़ गांव में रहने वाले लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव मीन्स काफ़ी उसमें सुधार लाया है। हाउएवर द रैपिड राइज इन पॉपुलेशन हैव डिल्यूटेड, जबकि जो रैपिड राइज इन पॉपुलेशन बोल रहा है, जनसंख्या में तेज गति से जो वृद्धि हो रही है, हैज़ डिल्यूटेड। तो यहाँ हम अभी बता रहे थे कि द रैपिड राइज इन द पॉपुलेशन हैज़ डिल्यूटेड द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ दिस प्रोग्रेस। ये अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे थे कि जो जनसंख्या में तेज गति से वृद्धि हो रही है, ये जनसंख्या में तेज गति से वृद्धि को जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट, गांव में जो सकारात्मक प्रभाव पड़ रहे थे, गांव की उन्नति में जो सकारात्मक प्रभाव पड़ रहे थे, उसको डिल्यूटेड कर दिया है, कम कर दिया है। किसने? ये राइज इन पॉपुलेशन, रैपिड राइज इन पॉपुलेशन, तेज गति से जनसंख्या वृद्धि ने गाँव की उन्नति को कम किया है। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए, आप सपोज दैट आपके पिताजी की मंथली सैलरी 20,000 हो, सपोज दैट अधिक भी हो सकती है, डोंट माइंड इट, तो 20,000 है, और आप 2 भाई बहन हैं, तो आपके पिताजी आप पे अधिक खर्च करेंगे। वहीं अगर आप 4 भाई बहन हो जाएंगे और पेमेंट वही 20,000, तो आपके पिताजी जो पैसे खर्च करेंगे आप भाई बहनों पे वो कम पड़ जाएगा 4 भाई बहनों में। तो इस तरह से गांव की जनसंख्या या कंट्री की पॉपुलेशन अगर कम है और रिसोर्स तो उतना ही है, रिसोर्स बढ़ नहीं पा रहा है, जो है उतना ही है, और उसी में जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। तो इस तरह से बढ़ती जनसंख्या की वजह से लोगों को जो सुख सुविधा मिलना चाहिए उसमें कमियां आ रही है। इन स्पाइट ऑफ द कंटिन्यूअस एफर्ट, लगातार जो प्रयत्न किए जा रहे हैं, उन प्रयत्नों के बावजूद भी सिंस इंडिपेंडेंस मेनी प्रॉब्लम स्टिल परसिस्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर के अब तक आज भी कई तरह की समस्याएं हमारे समाज में मतलब बना हुआ है। स्टिल परसिस्ट मीन्स बना हुआ होना, रहना। तो आज भी कई सारी समस्याएं बनी हुई है स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर के अब तक, इतने दिन हो गए उसके बावजूद भी, और ख़ास करके इंस्पायर्ड द कंटिन्यूअस एफर्ट लिखा है, यानी कि कई तरह के लगातार प्रयत्न भी किए जा रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जो समस्याएं
हमारे इंडियन सोसाइटी में बनी हुई है उन समस्याओं को ख़त्म करने के लिए, या ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके जो समस्याएं बनी हुई है उन समस्याओं को ख़त्म करने के लिए कई तरह के प्रयत्न किए जा रहे हैं, फिर भी समस्या ख़त्म नहीं हो रही है। मेनी ऑफ आवर विलेज आर स्टिल अंडर डेवलप्ड। कई गांव जो हैं हमारे इंडियन कंट्री में तो वो अभी भी अंडर डेवलप्ड यानी कि विकसित नहीं है। अनहाइजेनिक अस्वास्थ्यकर है, यानी स्वास्थ्य की सुविधा भी वहाँ अच्छे ढंग से नहीं है। एंड विदाउट इवन द बेसिक एम्यूनिटीज, और यहाँ तक कि जो बेसिक एम्यूनिटीज जो ज़रूरी सुविधा होना चाहिए, जैसे पानी की सुविधा, आवास की सुविधा, भोजन की सुविधा, कपड़े की सुविधा, ये सब सुविधाएं भी कई गांव के निवासियों के पास नहीं है और वो गांव में रह रहे हैं। यानी कि कई बहुत सारी ऊपर हमने देखा कि बहुत तरह के सुविधाएं आए हैं, बहुत सारा ट्रमेंडियस प्रोग्रेस भी किया है इंडिया ने, हर फील्ड में बहुत सारे सुधार हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ समस्याएं बनी हुई है। ऐसा नहीं कि गांव में रहने वाले हर लोगों को कपड़ा नहीं है, हर लोगों को खाने की सुविधा और पीने की सुविधा, पानी नहीं है, और मीन्स क्या बोला जाता है, उनको रहने के लिए घर नहीं है। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों के पास नहीं है, कुछ गांव के निवासियों के पास अभी भी नहीं है, समस्याएं बनी हुई है, बहुत सारे ग्रामीण निवासी अभी भी गरीब हैं। द विलेजर्स ऑल्सो फेस द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वलिटीज। तो ऊपर जो सुविधाएं हमने पढ़ी सो पढ़ी ही, आगे आगे देखेंगे कि द विलेजर्स ऑल्सो फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ इनइक्वलिटी, इलिटरेसी, इग्नोरेंस, रूरल इंडेप्टनेस, अनएम्प्लॉयमेंट एंड बॉन्डेड लेबर। अब रहने खाने की जो कमियां थी या सुविधा थी वो तो है ही, उसके अलावा भी ग्रामीण समुदाय में जो डाउन ट्रोडन, जो दलित वर्ग के लोग हैं या कमज़ोर वर्ग के लोग हैं या आर्थिक रूप से गरीब वर्ग के लोग जो हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ इनइक्वालिटीज। अभी भी वो असमानता की समस्याओं से ग्रसित है। स्वतंत्रता के इतने दिन बीत गए, हम कहते हैं हम मॉडर्न हो गए, लेकिन मॉडर्न नहीं हुए हैं, मूल रूप से हम लोग अभी मॉडर्न नहीं हुए हैं, क्योंकि हमारे समाज में ऐसी परिस्थितियां बनी हुई है। तो असमानता है, इलिटरेसी अभी भी अशिक्षा है, इग्नोरेंस अभी भी अज्ञानता है, रूरल इंडेप्टनेस ग्रामीण कर्ज बहुत सारे हैं, गांव के लोग, बहुत सारे ग्रामीण समुदाय जो जमींदार या गांव का जो सेठ होता है उनसे कर्जा लेता है और फिर वो भर नहीं पाता है, चूँकि अकाल, सुखाड़, ये सब कारण है ग्रामीण क्षेत्रों में जिससे वो कर्ज को भर नहीं पाता है और उनकी कर्ज बढ़ती चली जाती है। तो ग्रामीण जो ऋण ग्रस्तता का प्रभाव है वो बना रह रहा है गरीब लोगों पे। एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भी है, गांव में बहुत ज़्यादा काम भी नहीं, कृषि के अलावा कुछ दूसरा काम भी लोगों को जल्दी नहीं मिल पाता है, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा भी इसका क्रिएशन नहीं किया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में काम धंधों पे, खास करके एग्रीकल्चर और बहुत हुआ तो डेयरी फार्मिंग वगैरह, इतने ही चीज़ों पे लोग ध्यान देते हैं, एनिमल टेमिंग, और इससे विशेष अधिकांशतः गाँवों में इससे ज़्यादा रोजगार की सुविधा लोगों को मुहैया नहीं करवाई जाती। एंड बॉन्डेड लेबर, ये बंधुआ मजदूर क्या होते हैं, जमींदार लोग क्या होते हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं, गरीब वर्ग के लोग होते हैं, उनको जमींदार लोग अपनी ज़मीन का बहुत छोटा सा हिस्सा दे देते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं कि इस ज़मीन के छोटे से हिस्से के बदले सालों भर तुम्हें मेरे घर में काम करना है, मेरे खेतों में काम करना है। तो इस तरह से उनको बांध लेते हैं एक प्रकार से, इसलिए उनको बॉन्डेड लेबर कहा जाता है, बंधुआ मजदूर कहा जाता है। फॉर दिस वी मस्ट स्टैंड टुगेदर, इसके लिए हम सबको एक साथ मिलकर खड़ा होना चाहिए। किसके लिए, बहुत सारी चीज़ें, ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत तरह की प्रॉब्लम हुई, सरकार के द्वारा जो सुविधा नहीं मिल रही है उसके लिए भी, और जो समाज के द्वारा हम लोगों को सुविधा नहीं दी जा रही है, समाज हमें मीन्स जो गरीब वर्ग के लोग, कमज़ोर वर्ग के लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से हैं, उनको समाज जो नीची दृष्टि से देख रही है, समाज उनको जो वंचित रख रही है, उन सब को ख़त्म करने के लिए हम लोग को एक साथ मिल कर के खड़ा होना चाहिए। एंड ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हम लोगों को इन समस्याओं को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। ऑन वार फुटिंग, युद्ध स्तर पर, युद्ध स्तर मतलब तीर चलाकर, बाण चलाकर, गोली और बंदूक चलाकर युद्ध नहीं करना है, यानी युद्ध स्तर पर बड़े तन मन से
समर्पित होकर के इसके लिए काम करना होगा। इफ़ आवर विलेज प्रोस्पर, अगर हमारा गांव समृद्ध होता है, इंडिया विल डेफिनेटली बिकम इकोनॉमिकली एंड सोशली स्ट्रांग, तो हमारा भारत निश्चित तौर पर आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनेगा। नाउ स्टूडेंट्स, डू यू नो, अब देखें ग्रीन रिवॉल्यूशन है क्या, कब शुरू हुआ, इसके बारे में जानते हैं। वैसे तो आपको थोड़ा हमने ऊपर बताया कि जो खेती में, एग्रीकल्चर के फील्ड में नई टेक्नोलॉजी का आ जाना, फर्टिलाइजर्स की सुविधाओं को प्रोवाइड कर देना, सीड्स की सुविधाओं को प्रोवाइड कर देना, और नए औजार जो हैं खेती बाड़ी के, जो नए औजार ट्रैक्टर या थ्रेसिंग मशीन, क्रेसिंग मशीन, ये सब जो मशीन हैं, इरिगेशनल सिस्टम यानी कि सिंचाई की सुविधाओं को मजबूत करना, ये सब चीज़ें जब किसी सोसाइटी में किसी किसान फार्मर्स वगैरह को जब प्रोवाइड की गई, ये सब सुविधाएं जब आई, तो उसको ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं, उसको हरित क्रांति कहा जाता है। तो कब शुरू हुआ, कैसे इंडिया में आया, उसको थोड़ा सा हम देखते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन बिगेन इन इंडिया इन द मिड 1960s। ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है भारत में 1960 के मध्य में, बीच में शुरू हुआ। टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, किस चीज़ के लिए शुरू हुआ, क्रॉप्स के प्रोडक्शन में वृद्धि करने के लिए, इंक्रीज, बढ़ावा लाने के लिए। ऊपर जब इतनी सारी सुविधा होगी, हम लोगों के पास नए इंस्ट्रूमेंट होंगे, नई नई टेक्नोलॉजी हमारे पास खेती करने की आ जाएगी, सिंचाई की सुविधा मिल जाएगी, फर्टिलाइजर्स मिल जाएंगे, हाई यील्ड सीड्स मिल जाएगा, यानी अधिक उपज देने वाली बीज मिल जाएंगे, तो प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ेगा, क्रॉप्स का ऑब्वियसली बढ़ेगा। खास करके इंडिया में वीट और राइस पे ध्यान दिया गया, इसके प्रोडक्शन में ज़्यादा बढ़ोतरी करने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन को लाया गया। किन्होंने किया, एम.एस. स्वामीनाथन इज़ नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक यानी पिता माना जाता है, वही शुरुआत किए थे। और फिर उसके बाद ऐसा नहीं कि 1960 में स्टार्ट हुआ और तुरंत इंडियन कंट्री के जो स्टेट्स हैं वो सब शुरू कर दे इस काम को। धीरे धीरे उन्होंने समझा, इसके बारे में लोगों में जागरूकता लाया गया, लोगों को जनाया गया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या फ़ायदा हो सकता है। तब धीरे धीरे करके यहाँ लिखा हुआ है कि पंजाब वाज द फर्स्ट स्टेट टू ट्राई द न्यू क्रॉप्स। पंजाब सबसे पहला स्टेट था जिन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत की और उसकी सुविधाओं की वजह से नए फसल उगाए। द सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन 2009 इन ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, और 2009 में भारत के पूर्वी स्टेट्स जो रहें उनमें ये ग्रीन रिवॉल्यूशन की मदद से खेती की गई। थैंक्स स्टूडेंट्स।